हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे सीटेट जैन 2021 पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम ए टीचर शुड। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। ऑप्शन 1, हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ऑन इमोशंस एंड मोटिवेशंस। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। जी हाँ, एक टीचर को बिल्कुल जो है उनके इमोशंस को और मोटिवेशन को रेगुलेट करने के लिए जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल होगा तभी उनका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। सेकेंड, कैटेगराइज एंड लेवल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। जी नहीं, कैटेगराइज और लेबलिंग तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी जो है इसको जो है प्रेफर नहीं करेगा, ये वाला गलत है। थर्ड है, प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। जी हाँ, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। जी हाँ, डायलॉग और डिस्कशन से बच्चे का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है, ये सही है। फोर्थ है, इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। जी नहीं, डाइवर्सिटी को जो डाइवर्सिटी है उसको क्लास में कभी भी एक टीचर इग्नोर ही नहीं करता, क्योंकि अलग अलग संस्कृति से बच्चे आए हुए होते हैं। ठीक है, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, अलग अलग अनुभव लेके बच्चे आते हैं और स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कभी नहीं फॉलो होता है, क्योंकि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेथड्स और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट होती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका एक फर्स्ट ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन सही है। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। तो थर्ड इज राइट ऑप्शन। Next question, which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived backgrounds? प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। जो वंचित वर्ग से बच्चे आते हैं उनको एड्रेस करने की पद्धति जो है कौन सी यूज करनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट। जी हाँ, बच्चों को विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करवाना। बिल्कुल हाँ, मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल उनको देने चाहिए ताकि बच्चा जो है डिफरेंट चैलेंजिंग को फेस करके जो है सीख सके, और उनको जो है डायरेक्शन देने के लिए एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करवानी चाहिए एक टीचर के द्वारा। ये वाला सही है। सेकेंड, form collaborative groups to work on activities and encourage students to support each other। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, बच्चों के लिए जो है डिफरेंट जो है अलग अलग से जो है 10-10 पेयर्स में जो है या जितने भी बच्चे हैं उनके पेयर्स में जो है बच्चों के ग्रुप बना दो। ठीक है, और उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। थर्ड है, टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंज फेस्ड बाय देम। जी हाँ, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना एक टीचर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो लर्नर है उनसे बातचीत करके ही उनकी कहाँ पे समस्या आ रही है किसी भी कंसेप्ट को लेके, या फिर उनके क्या नीड्स हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर जो है स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगा। तो ये वाला भी सही है। फोर्थ है, आस्किंग द लर्नर टू एनरोल फॉर ट्यूशंस आउटसाइड ऑफ स्कूल सो दैट द टीचर डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन टू देम। मीन्स ये कह रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापकों को उन पर ध्यान न देना पड़े। ये बिल्कुल गलत है। तो फिर टीचर्स का स्कूल में क्या काम है अगर बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि ये वाला सही नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकली एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन ब्लैंक देयर लर्निंग। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था ब्लैंक मीन इमोशनली फिजिकल और इमोशनली हेल्थ का बच्चे की लर्निंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है, इज नॉट रिलेटेड टू, क्या इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। सेकेंड, हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन, क्या इनसिग्निफिकेंट रोल होता है इनका। जी नहीं, ये भी नहीं है।
डज नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन, इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लर्निंग पे, ये भी गलत है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, जी हाँ, जो फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ है वो बच्चे की लर्निंग पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर बच्चा फिजिकली जो है ठीक नहीं होगा, मान लीजिए उसको कोई चोट लगी है और इमोशनली हेल्थ भी उसका ठीक नहीं है, इमोशंस मीन आप बोल सकते हो परिवार में कोई समस्या चली आ रही है, उसको लेके जो है उसका हेल्थ ठीक नहीं है, तो लर्निंग में जब वो कक्षा में बैठेगा तो वो लर्निंग को इफेक्टिव करेगा ही करेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्लैंक लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रादर देन ब्लैंक वन। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए ब्लैंक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय ब्लैंक वातावरण के। फर्स्ट है फेयरफुल एंड फैसिलिटेटिव, सेकंड कम्पिटिटिव एंड फैसिलिटेटिव, थर्ड कोलैबोरेटिव एंड कम्पिटिटिव, फोर्थ कम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव। तो गाइस इसका सही आंसर होगा आपका कोलैबोरेटिव एंड कम्पिटिटिव, थर्ड जो है सही आंसर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टू क्रिएट जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना चाहिए कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की जगह, क्योंकि कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट से क्या होगा, बच्चा आपस में जो है इकट्ठे बैठ के सीखेगा, उसकी स्किल बढ़ेगी, लेकिन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे में जो है जिलस जो है ईर्ष्या की भावना पैदा होगी, जो कि उसकी लर्निंग में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Next question, which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage students to learn? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? फर्स्ट है गिविंग टास्क्स दैट आर वेरी इजी, बच्चों को बहुत से आसान काम दे दी जाए जिससे कि बच्चा इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी होगी। क्या ये बच्चों को एनकरेज करने के लिए लर्निंग के लिए? जी नहीं, इस तरह से बच्चों को एनकरेज जो है कभी नहीं किया जा सकता सीखने के लिए। सेकंड, क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, क्या आप उनके लिए प्रतियोगिताओं के बहुत से अवसर उत्पन्न करवा दें? कंपटीशन प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, लर्निंग होनी चाहिए बच्चे में। थर्ड है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए न्यू स्किल, पाठ उपलब्ध करवाना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। फोर्थ है एम्फेसाइजिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रादर देन लर्निंग, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पे बल देना, जो कि गलत है, क्योंकि बच्चा जो सीखेगा चीज़ों को तभी जो है इन चीज़ों को ढंग से जो है कर पाएगा आगे भी, ठीक है। तो कंप्लीशन जो है ऑफ वर्क पे जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाता है और सीखने पे नहीं, तो ये तो गलत होगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न न्यू स्किल, जब बच्चा नई नई चीज़ सीखेगा तो उसको जो है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना। स्कैफोल्डिंग मीन टेम्परेरी हेल्प होती है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये बाइगोत्स्की का जो है एक कंसेप्ट है, लेव बाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। जैसे कि सेंटर में यहाँ पे बच्चा खड़ा है, कैन डू इंडिपेंडेंटली, यहाँ तक तो बच्चा सब कुछ खुद कर लेगा, लेकिन अगर उसे यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो यहाँ पे उसको जो है हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो उसका देगा आपका MKO मीन मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसको उससे ज़्यादा ज्ञान होगा तभी वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा, और इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जो टेम्परेरी हेल्प उसको मिलेगी उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा, और इस वाले जोन को जो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाते हैं। ऐसा क्षेत्र मीन ऐसा जोन जहाँ पे आपके आगे बढ़ने के जो है ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, बस आपको थोड़ी सी हेल्प मिलनी चाहिए। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, बच्चा साइकिल चला रहा है, यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ से नीचे गिरता है तो उसको टेम्परेरी बेस पे पीछे से हेल्प मिल जाती है, ठीक है गाइज। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे स्कैफोल्डिंग का। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट करेक्ट? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन करने की लालसा होती है। जी हाँ, हर एक बच्चे में जो कैपेबिलिटी होती है सोचने की, अपने आसपास क्या चल रहा है उनके बारे में बिल्कुल एक्टिव रूप से वो सोचेंगे, ठीक है, और उसके बारे में छानबीन भी करेंगे। तो राइट ऑप्शन जो फर्स्ट इज राइट, ठीक है। सेकंड, चिल्ड्रन आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, जी हाँ, बच्चे जो है अपने आसपास की वस्तुओं के जाने के लिए जन्मजात ही जिज्ञासु होते हैं, ये भी राइट है। थर्ड है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड देम, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जी हाँ, बच्चे जो आसपास जो डिफरेंट घटनाएं होती हैं उनके बारे में जो है अपने स्वयं के सिद्धांत जो है बना सकते हैं। लास्ट है फोर्थ ऑप्शन, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट
ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराना है। ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, ये गलत है। क्यों नहीं? बच्चे जो है सोचते हैं, चीज़ों को आसपास में जो हो रहे हैं उनके बारे में जो है जानने के इच्छुक होते हैं। और अध्यापक का मूल भूमिका सिर्फ उनको जानकारी उपलब्ध करवाना नहीं होता है, बल्कि उस जानकारी के बारे में डिटेल और इन्वेस्टिगेशंस और डिफरेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताना भी एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज ए ब्लैंक एंड ब्लैंक प्रोसेस। अधिगम एक ब्लैंक और ब्लैंक प्रक्रिया है। फर्स्ट है सिंपल एंड इंडिविजुअल, सेकंड कॉम्प्लेक्स पैसिव, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव, फोर्थ सिंपल एंड लीनियर। सो गाइस, सिंपल लर्निंग जो है सिंपल और लीनियर प्रोसेस तो कभी नहीं होता है, सिंपल कभी नहीं होता है। ये लीनियर मीन एक ही दिशा में जो लर्निंग है आपकी एक दिशा में कभी नहीं चलती है, डिफरेंट स्टेजेस में चलती है। कॉम्प्लेक्स लर्निंग जो है कॉम्प्लेक्स है एंड एक्टिव ये भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड पैसिव, कॉम्प्लेक्स तो होती है लेकिन पैसिव जो है कभी नहीं होती है लर्निंग। सिंपल एंड इंडिविजुअल, सिंपल कभी नहीं होती लर्निंग, इंडिविजुअल तो कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स की जगह कभी कभी यहाँ पे सोशल भी आ जाता है, सोशल एंड एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स है लर्निंग, इतनी भी आसान नहीं होती है चीज़ों को सीखना, और जो है लर्निंग जो है एक्टिव जो है प्रोसेस है जिसमें बच्चे एक्टिव रूप से सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन इज 3rd। Next question, a teacher should blank the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को ब्लैंक चाहिए। फर्स्ट है अंडरस्टैंड, नेग्लेक्ट, डिसमिस, इग्नोर। तो गाइस ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, राइट ऑप्शन इसका होगा 1। जी हाँ, अंडरस्टैंड। एक टीचर को जो है अपनी कक्षा में जो भी डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस और अलग अलग जो है भाषीय जो है विविधता के बच्चे जो है उसकी कक्षा में आते हैं, तो उस चीज़ को जो है उस टीचर को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग अलग समाज से, अलग अलग वर्ग से आया होता है अपने अनुभवों को लेकर। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर जो है बच्चे की जो लर्निंग है इसको जो है बिल्ड ऑन करना चाहिए ताकि उसके अधिगम को और बेटर बनाया जा सके। तो राइट ऑप्शन इज 1। Next question, in a blank classroom, teachers adapt their pedagogy and vary assessment to cater to individual students. एक ब्लैंक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आंकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, ठीक है। तो गाइज ये कौन से एजुकेशन सिस्टम में होता है? फर्स्ट है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, सेकंड बिहेवियरिस्टिक्स, थर्ड टीचर सेंट्रिक, फोर्थ प्रोग्रेसिव। तो गाइज ये इसका राइट ऑप्शन जो होगा जहाँ पे टीचर जो है बच्चों के विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो वो सिर्फ आपका एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही होता है, ठीक है। और हमारा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को जो है उसको प्रेफर करता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन डिवे ने दे रखा था, उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप पे इसमें ध्यान दिया गया है इन्होंने। उनके अकॉर्डिंग जो टीचर और स्टूडेंट हैं उन दोनों के बीच में डेमोक्रेटिक रिलेशन होना चाहिए ताकि दोनों में डायलॉग हो सके और अपनी समस्याओं को जो है आपस में बैठ के सुलझा सके। टीचर जो है बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी जो वहाँ पे अपना सके, ठीक है गाइस। तो राइट ऑप्शन जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, बच्चों का विद्यालय में सफल होना। मैंने अगर बच्चे फेल होते हैं तो कौन जिम्मेवार है? फर्स्ट है proves that these children have genetic birth defects and hence should be pulled out from school। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ये तो गलत है, ये वाला नहीं है, यह बच्चों के सफल होने का कारण नहीं है। signifies that parents have not been able to support their children to learn। सूचित करता है कि अभिभावकों में बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, पेरेंट्स का भी इसमें कोई रोल नहीं है, ये भी गलत है। थर्ड है suggest that चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, ये गलत है बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो अच्छे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या वो अधिगम में अच्छे नहीं होते हैं। हर एक बच्चे में अधिगम करने की कैपेबिलिटी होती है, हर एक बच्चे में सीखने की कैपेबिलिटी होती है, तो ये वाला भी गलत है। फोर्थ है इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू केटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रंस।
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय उन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। जी हाँ, तभी बच्चे असफल हो रहे हैं, क्योंकि यह सिस्टम की फेलियर है। जहाँ पे अगर विद्यार्थियों के आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्तियाँ को जो है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं जा रही है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चे का रिजल्ट जो है शून्य होगा, बच्चे असफल होंगे। तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। मीन अगर बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा। फर्स्ट है गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हैंस इट इज़ एन इनइफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, ये गलत है सरासर। इससे जो है कभी ध्यान भंग नहीं होगा, बच्चे हालांकि ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं चीज़ों को। सेकेंड, डेवलप कम्पिटिटिव टेंडेंसी दैट हिंडर लर्निंग, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। जी नहीं, ग्रुप्स जो है में सीखने से बच्चों में कभी भी कम्पिटिटिव जो है भावना नहीं आती है, ठीक है, आपसी सहयोग इसमें आता है बच्चों का। थर्ड है are able to reflect on their own thoughts processes and shift to a higher learning of cognitive activity, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के स्तर उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, ये सही है। कैन डेवलप मिसकंसेप्शन विच इंटरफेयर्स विद देयर लर्निंग्स, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, ये सरासर गलत है। ग्रुप्स में जो है बच्चे सीखते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। जी हाँ, जब बच्चे जो है ग्रुप्स में सीखेंगे तो वे जो है रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थाट्स प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू ए हायर लर्निंग ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, इससे बच्चों की स्किल और ज़्यादा बढ़ेगी, अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे उनको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ब्लैंक सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय ब्लैंक। फर्स्ट है इज ए प्राइमरी एजेंसी ऑफ, इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ, डज नॉट प्ले एनी रोल इन, फोर प्लेज वेरी लिटिल रोल इन। तो स्कूल का जो है सोशलाइजेशन में, बच्चे के सोशलाइजेशन में क्या रोल है, तो सोशलाइजेशन के जो है दो रोल होते हैं मेन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में दो एजेंसी आती है आपकी, प्राइमरी एजेंसी एंड सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी में जो होते हैं बच्चे की फैमिली आती है और इसमें बच्चे के नेबर्स और पीयर्स आते हैं, और सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चे के स्कूल्स आते हैं, मीडिया न्यूज एजेंसीज आती है, ठीक है। मीन प्राइमरी एजेंसी में बच्चा सबसे पहले सीखेगा परिवार में, पास पड़ोस से सीखेगा, आस पड़ोस से सीखेगा, उसके बाद जो है सेकेंडरी जो है सोशलाइजेशन शुरू होगा जहाँ पे बच्चा स्कूल में जाके सीखेगा, मीडिया से सीखेगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पूछा है कि स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो राइट आंसर इज सेकंड, स्कूल इज सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो राइट आंसर इज 2। Next question, which of the following theorists propose that children thinking is qualitatively different from that of adults, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। फर्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दे रखी है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उन्होंने दे रखे हैं। सेकंड, लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज दी है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। लेव वाइगोत्स्की उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दे रखी है। सो ऐसा कौन बोलता है कि बच्चे जो है वयस्कों से क्वालिटेटिवली रूप से जो है अलग सोचते हैं, तो वो आपका एक ही है, जीन पियाजे। जी हाँ, जीन पियाजे ने जो है कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे सोचते दोनों बराबर हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ होता है, मीन उनके क्वांटिटी जो है विचारों की तो सेम होगी, ठीक है, ये सेम होगी, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ जो थाट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। मीन जो क्वालिटी ऑफ थाट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, वो प्रकार उसके अलग अलग होंगे। मान लीजिए 10 ही आइडिया छोटे बच्चे ने सोचे, 10 ही आइडिया बड़े बच्चे ने सोचे, लेकिन जो छोटे बच्चे ने 10 आइडिया सोचे, हो सकता है उनमें से सिर्फ 2 ही आइडिया जो है वो काम के हों, और जो 8 आइडियाज़ हैं वो उसने ऐसे ही सहजानुभूत अनुमान लगा के जो है अपनी ही मर्जी से बना दिए हों। लेकिन जो बड़ा बच्चा है, जो उसके थाट्स होंगे 10, वो 10 के 10 थाट जो है उनमें क्वालिटी होगी, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार बड़े बच्चे छोटे दोनों ही सोचते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी विचारों की, लेकिन जो उनके प्रकार हैं, जो उनकी क्वालिटी है वो अलग अलग होगी। तो राइट ऑप्शन इज 3, जीन पियाजे ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे,
फर्स्ट है डेवलपमेंट अकर्स इन ए नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्रीडिटरमाइंड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। सिर्फ जेनेटिक फैक्टर ही जो है विकास को प्रभावित करते हैं? जी नहीं गाइस, आपने पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंट है इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट, हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट, इन दोनों के गुणनफल से ही डेवलपमेंट जो है होती है बच्चे की। डेवलपमेंट पर जो है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। सेकंड, डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनि डायमेंशनल। डेवलपमेंट क्या सिंपल है और यूनि डायमेंशनल है? जी नहीं, डेवलपमेंट एक सरल जो है प्रक्रिया नहीं है और ना ही ये एक दिशा में चलती है। थर्ड है देयर इज ए लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है। जी हाँ, बिल्कुल, हर एक बच्चा जो है अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करता है। फोर्थ है चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम से और सुनिश्चित समय से नहीं होता है। हर एक बच्चा जो है हर एक बच्चे के डेवलपमेंट पे जो है उसकी संस्कृति का, उसके समाज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और हर एक बच्चे की संस्कृति अलग अलग होती है। इंडिया में अलग संस्कृति होगी, बाकी कंट्री में अलग अलग संस्कृति होगी, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा थर्ड। जी हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। हर एक बच्चा अलग अलग माहौल से आया होता है, उसी के अनुसार बच्चे का विकास होता है। सो एक टीचर को जो है उसी जो है डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उसकी लर्निंग को जो है बेटर बनाना होता है। थोड़ा सा गाइज इसके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। जी हाँ, डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू चलता है, बिना रुके चली रहती है ये प्रक्रिया, परंतु कभी कभी धीमी और कभी कभी तेज जो है होती रहती है। ये जैसे कि शुरू के 3 वर्ष में बालक जो है उसका विकास बहुत ही तेज गति से होता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे हो जाता है। सेकेंड है इसका ऑर्डरली डेवलपमेंट। ऑर्डरली मीन जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डर में चलेगी। विकास जो है सर से पैर की तरफ होता है, पहले सर, फिर धड़, फिर हाथ और पैर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। सीक्वेंस में डेवलपमेंट होती है। जी हाँ, पहले उसका गामक विकास होगा। गामक मीन उसका मांसपेशी तंत्रिका, मस्कुलर और नर्व सिस्टम जो है डेवलपमेंट होगी। बाद में उसकी भाषा का विकास होगा, जो कि उसकी लैंग्वेज जब लर्न करता है। नेक्स्ट है यूनिक डेवलपमेंट। हर एक जो है बच्चे का, हर एक व्यक्ति का यूनिक डेवलपमेंट होता है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। हर किसी का विकास जो है अलग अलग होगा। इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट में मीन बालक का जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली जो है सभी पहलू एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। ये तो हमने पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का गुणनफल है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। जी हाँ, मैचुरेशन एंड लर्निंग की जो है इंटरेक्शन जब होती है, मीन जब बच्चा मेच्योरिटी लेवल जो बच्चे का आएगा तभी बच्चे की लर्निंग जो है होगी, तभी बच्चा लर्निंग शुरू करेगा। मेच्योरिटी पे ही बच्चा चीज़ों को सीखता है। तो ये तो थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और 14 का राइट आंसर इज 3। Next question, which of the following is a major hallmark of the period of middle childhood? निम्नलिखित में से मध्य वाले अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो गाइस, जो आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड जो आपकी 6 से 11 साल के बीच में होती है, ठीक है। और यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड का जो मेन हॉलमार्क है, आपको सबसे पहले जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस है उनके बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में डिटेल में मैंने बाकी वीडियोज़ में बताया है, वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट इनकी देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेजेस है 0 से 2 साल के बीच में, प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल के बीच में, थर्ड स्टेजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस है, ठीक है गाइस। सो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है बाय जीन पियाजेट। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। रैपिड मोटर स्किल का तो तेजी से विकास नहीं होता है। हाँ, जो बच्चे का विकास है वो 3 साल में जो है बालक का विकास बहुत तेज गति से होता है, वो तो हम कह सकते थे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली, ये वाला आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में होता है, 4th स्टेज में, जिसमें बच्चा साइंटिफिकली जो है रीजनिंग और जो है एब्स्ट्रैक्टली चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड है एमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले बच्चा जो है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में करता है, जिसमें बच्चा सिम्बॉलिक जो है चीज़ों को जो है यूज़ करना शुरू कर देता है। फोर्थ है
डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थाट्स दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर। जी हाँ, मिडल चाइल्डहुड में बच्चे का जो मेजर हॉलमार्क है वो यही है कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थाट्स है दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर। मीन बच्चा जो है जो कॉन्क्रीट जो चीज़ें हैं जो सामने उसके दिख रही है उनको लेके इंडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो गाइस थोड़ा सा जीन पियाजे की जो स्टेजेस है वो आपको मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेजेस, 0 से 2 साल के बीच में होती है। सेंसरी मोटर स्टेजेस में बच्चा जो है सेंसिस थ्रू सेंसिस अपनी सेंसिस के थ्रू सीखेगा। इसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। सेकंड डेफर्ड इमिटेशंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसमें बच्चों का आता है। सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 6 साल के बीच में होगी। इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक और सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद को ही वर्ल्ड का सेंटर मानता है। इंट्यूशंस, मेक बिलीव प्ले एंड सिम्बोलिक बच्चे में सिम्बोलिक चीज़ों को लेके इसमें बच्चे में आ जाता है लॉजिक। थर्ड है नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में आती है। बच्चे चीज़ों को जो है आगे पीछे करके नहीं देख सकता, ठीक है। शेप देखेगा तो उस चीज़ की शेप ही देखेगा, उसकी हाइट नहीं देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 12 साल। कंक्रीट ऑपरेशनल में मीन बच्चों को जो है जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उनको देख के इंडक्टिव रीजनिंग लगाना शुरू कर देगा। सबसे पहले रीजनिंग बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में ही आएगी। इसमें कंजर्वेशन मीन रिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट्स यहाँ पे शुरू हो जाती है बच्चे की। इसमें बच्चा जान पाएगा कि शेप और क्वांटिटी में डिफरेंस जो है करना सीख जाता है। मीन कि अगर शेप चेंज हो जाती है तो जो क्वांटिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन चीज़ों को अलग अलग करके कैटेगराइज करना शुरू कर देगा। सीरिएशन मीन सीरीज में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारे कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आएगा। नेक्स्ट लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस 12 साल से आगे आती है, जिसमें बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे में आ जाती है। बच्चा खुद रूल्स पहले बनाएगा, बाद में एग्जाम्पल खुद सेट करेगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन जो चीज़ें जिनको देखा ना जा सके, जिनको छुआ ना जा सके, उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देगा। हाइपोथेटिक जो है ओरिएंटेशन यहाँ पे आती है। हाइपोथेटिक मीन बच्चा यहाँ पे अनुमान लगाना शुरू कर देता है। फोरकास्टिंग नेचर उसमें आ जाता है। सो ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस थी। इनके बारे में डिटेल में बाकी वीडियोस में मैंने बताया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है उन्होंने चिल्ड्रन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस का जो है पूछा है यहाँ पे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में बच्चा क्या क्या करेगा। फर्स्ट है कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरिएट। अगर यहाँ पे कैन नॉट नहीं होता, जस्ट कंजर्व, क्लासीफाई, सीरिएट होता तो ये तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं है। बिगिन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिम्बोलिक प्ले, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में बच्चा जो है मेक बिलीव प्ले और सिम्बोलिक प्ले शुरू कर देता है। थर्ड है आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको, डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थाट्स। जी हाँ, ये आपका फॉर्मल स्टेजेस में आएगा। 4 आर बाउंड बाई सर्टेन सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट्स, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में आएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, बच्चा जो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग लगाता है यहाँ पे, और प्रपोजिशनल थाट्स भी उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। सो ये आपका आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में। तो ऑप्शन इज 3 इज राइट आंसर। Next question, at which stage of Lawrence-Kohlberg theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relationship and societal order? लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो गाइज जो लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल दे रखे थे, ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेजेस में जो है सबसे पहला जो है हर एक लेवल्स के 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो टोटल 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है अवॉइडेंस पनिशमेंट। अवॉइडेंस पनिशमेंट मीन अवॉइड एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होगा। मीन अगर बच्चा जो है किसी काम को नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और मीन वो आगे करेगा उस टाइम हर चीज़ वो मानेगा बड़ों की जो कहेंगे वो, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्टेड मीन इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी इसको कहा जाता है, जिसमें बच्चा हर चीज़ में खुद के लिए ही जो
है चीज़ों को ढूंढता है। मीन उस कोई चीज़ इसलिए करेगा क्योंकि वो पहले देखेगा कि क्या वो उसमें उसके लिए वो चीज़ अच्छी है। मीन इंडिविजुअल बिलीव्स टू बी इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट होता है और अदर की ज़रूरतों के बारे में बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्टेड होता है वो। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेजेस में जो है गुड बॉय एटीट्यूड्स, गुड गर्ल एटीट्यूड इसमें आता है। इसमें बच्चे जो है दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं, मीन अच्छा व्यवहार दर्शाना चाहते हैं ताकि लोग उनको अच्छा अच्छा बोले। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज इज लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस मीन जिसमें बच्चा ब्लाइंडली जो है एक्सेप्ट करता है रूल्स एंड कन्वेंशंस को जो कि सोसाइटी ने बनाए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग ए फंक्शनिंग सोसाइटी, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से, अपनी ड्यूटी करने से जो सोसाइटी में जो सोशल सिस्टम का जो ऑर्डर है वो बना रहेगा। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें आपका फिफ्थ लेवल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस मीन इसमें लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रादर देन रिजिड एडिक्ट्स, जिसमें अब लोगों के हितों को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। मीन इसमें बच्चों के जो है अपने अपने ओपिनियन इसमें आ जाते हैं, उसके अपने राइट्स होंगे, उसकी अपनी वैल्यूज होंगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। लास्ट है प्रिंसिपल्स मीन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन है ये स्टेज, जिसमें पीपल चूज द एथिकल प्रिंसिपल्स they want to follow and if they violate those principles they feel guilty। लोग एथिकल वे में काम करते हैं इसलिए नहीं कि वो सजा से बच जाएंगे, बल्कि इसलिए कि वही उनके लिए सही है और बाकियों के लिए भी वो सही है। तो ये थे आपके लॉरेंस कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस एंड लेवल्स। ठीक है गाइस। सो इसमें पूछा गया कि जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहेगा, तो वो कौन सी स्टेज होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशंस। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन ये मीन बच्चा सेल्फ इंटरेस्टेड होगा, यहाँ पे ये स्टेज 2 है, ये नहीं होगा। सेकंड द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस, ये आपकी स्टेज 6 है, ये भी नहीं है। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशंस, ये प्री कन्वेंशनल स्टेजेस है, स्टेज 1, ये भी नहीं है। लास्ट बच्चा आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशंस। जी हाँ, बच्चा इसमें जो है जो सोसाइटी में जो ऑर्डर्स बने हुए हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनका पालन करेगा। ठीक है, ताकि सोसाइटी में जो है ऑर्डर बना रहे, मेंटेन रहे फंक्शनिंग सोसाइटी में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास की बात हो रही है। विकास कंसिस्ट्स ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज में, इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं? जी नहीं, देयर इज डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ में फिजिकली चेंज ही होते हैं, जैसे कि हाइट और वेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें चेंज इन कोग्निटिव सोशल एंड इमोशनली आल्सो विद फिजिकली चेंज। मीन जो आपका डेवलपमेंट है उसमें क्वांटिटेटिव चेंज भी होता है और उसमें क्वालिटेटिव भी चेंज होता है। क्वालिटेटिव इन द सेंस चेंज इन कोग्निटिव सोशल एंड इमोशनली एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकेंड इज डिसऑर्डरली एंड डिस्ट्वेंटेड, क्या ये अनियमित है और असंबद्ध होता है? जी नहीं, डिसऑर्डरली कैसे? विकास जो है ऑर्डर में चलता है, सर से पैर की तरफ जो है विकास होगा, ये भी गलत है। थर्ड इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, क्या विकास जो है धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता? ये गलत है। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, जी हाँ ये सही है। जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ये बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, अलग अलग मल्टी लेयर्ड मीन अलग अलग स्टेजेस पे बच्चा विकास अलग अलग होगा, जैसे कि सेंसरी मोटर में अलग अलग विकास होगा, प्री ऑपरेशन में अलग होगा, कॉन्क्रीट में अलग होगा, फॉर्मल ऑपरेशन में अलग अलग बच्चे का विकास होगा और कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रित होता है। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स का मिक्सचर होता है ये। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, निकट विकास का क्षेत्र क्या है? जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये आपका लेबेगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है एक। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है एक ऐसा क्षेत्र, संभावना का क्षेत्र होता है जहाँ पे बच्चे का विस्तार जो है आगे तक विकास उसका संभव होता है, जब बस उसको थोड़ी सी हेल्प जो है मिलनी चाहिए टेम्परेरी बेस पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव्स एट ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ये आंसर गलत है, ये वाला नहीं होगा। कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, जी नहीं। सेकंड, द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर्स मेंबर्स इन ए सोसाइटी, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, जी नहीं। जेडपीडी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है
the area between a child current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers. बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और बेशक व अधिक कौशल वाले कक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है. For the range of tasks that child should be able to do as per her age what cannot. विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नहीं है. तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा. जी हाँ, जो आपकी ZPD है वो आपका डिफरेंस है बच्चे का कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, एंड कैन डू इफ गाइडेड, और जो बच्चा किसी की सहायता के साथ करता है. मीन ZPD इज ए डिफरेंस ऑफ कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड कैन डू इफ गाइडेड. इन दोनों के बीच का डिफरेंस ZPD कहलाता है. ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. Next question. In a progressive classroom, assessment of learners during the process of teaching learning. एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन. प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की गई है. ठीक है गाइस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीन गिव मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस देन फॉर्मल लर्निंग, जिसमें जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस को जो है ध्यान में एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, फॉर्मल लर्निंग में जो है फॉर्मल जो लर्निंग है उस पर फोकस नहीं किया जाता है, जिसमें सिर्फ आपके रूल्स रेगुलेशन होंगी. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका is helpful in identifying high, low and non-achievers for the purpose of giving feedback to the parents. अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायक होता है. ये क्या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो असेसमेंट की जाती है बच्चों की, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो वो इसलिए की जाता है कि आप बच्चों को बेहद सफल और कम सफल जो है बच्चों को पहचानने में सहायता करें. जी नहीं. सेकंड है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी. बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है. ये सही है. थर्ड देख लेते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रन लर्निंग. बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं होता. ये गलत है बिल्कुल. क्रिएटिव ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग. बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम है बच्चों का असेसमेंट जो है बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट करता है. तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सेकंड होगा. जी हाँ, जब बच्चे की जो है असेसमेंट ऑफ लर्नर की जाती है तो इससे एक टीचर को पता चलता है कि बच्चों की समझ जो है कहाँ तक जो है बच्चे जो है उस चीज़ को समझ पा रहे हैं और उसको कहाँ तक जो है बेहतर करने की ज़रूरत है, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है जिससे बच्चों की लर्निंग को बेटर बनाया जा सके. तो अपनी जो पेडागोजी होती है, मेथड्स और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग होती है, उस पर ध्यान देती है एक अध्यापिका. तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a correctly matched pair of type of intelligence and state performance possibility as per Howard Gardner theory of multiple intelligence. तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतर्स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है. तो गाइज आपको यहाँ पे जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट दे रखा है उनके अनुसार जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की होती है. ठीक है, सबसे पहले वर्बल जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसमें आपके ऑथर, राइटर्स और पोइट्स आते हैं. म्यूजिकली इंटेलिजेंस जिनका म्यूजिक में अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी बुद्धि होती है. लॉजिकल मैथमेटिकल मीन्स मैथमेटिक्स और लॉजिक में जिनका अच्छा ज्ञान है. अल्बर्ट आइंस्टीन आप एग्जांपल ले सकते हो. स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस मीन जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट जैसे कि स्मॉल बजट बिग मेक ओवर मीन अच्छे बजट में आपको अच्छा घर बना के देते हैं. स्कल्पचर इसमें आते हैं. बोडली काइनेस्टिक मीन इसमें आपके स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं. इंट्रापर्सनल मीन्स जो सिर्फ अपने सेल्फ नॉलेज रखते हैं, अपने बारे में नॉलेज रखते हैं. इंटरपर्सनल मीन जो दूसरों की टेम्परामेंट, इमोशन और उनकी मनोदशा क्या चल रही है, मोटिवेशन क्या है, उनको जानते हैं. ठीक है, मार्केटिंग सेल्स पर्सन इसमें आते हैं.
नेचुरलिस्टिक मीन ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, प्रकृति के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दे रखे हैं इंटेलिजेंस थ्योरी के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दे रखे हैं और उनका अपने एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे मैच करना है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक के सामने स्कल्पचर लिखा है, मीन जो भाषावादी होगा वो स्कल्पचर जो है इसकी जो है मेन दक्षता होगी, जी नहीं। जो लिंग्विस्टिक में आपके पोएट ऑथर आते हैं, जो स्कल्पचर होगा, स्कल्पचर जो आपका एक तरह से ये आपके स्पेशल जो है इंटेलिजेंस में विजुअल जिनका अच्छा होता है वो आपका स्कल्पचर में आता है। बोर्डली काइनेस्टिक मीन एथलेटिक आते हैं, ये सही है। स्पेशल में थेरेपिस्ट नहीं आते, स्पेशल में आपके स्कल्पचर आएंगे। इंट्रापर्सनल में सेल्स पर्सन दिया है जो कि गलत है। सेल्स पर्सन तो इंटरपर्सनल में आएंगे। इंट्रापर्सनल में तो जो व्यक्ति होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में सेल्फ नॉलेज रखता है। तो राइट ऑप्शन इसका आपका गाइस सेकंड होगा, बोर्डली काइनेस्थेटिक। जी हाँ, एथलीट जो कि बिल्कुल सही मैच किया गया है यहाँ पे, बाकी मैच जो है गलत है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोत्स्की के अनुसार डिफरेंट ऑप्शन नीचे दे रहे हैं। तो गाइस लेव बाइगोत्स्की जो है एक तो आपके सोशियो कल्चरल जो है थ्योरी दे रखी है। इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स पे मेन फोकस किया है। फर्स्ट है इनका सोशल, नेक्स्ट है कल्चरल एंड थर्ड इज लैंग्वेज। तो SCL से आपने याद रखना है कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल और लैंग्वेजेस पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया है। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने दे रखी है। उनके अकॉर्डिंग जो ए पर्सन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग कल्चर, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, ये वाला तो उन्होंने नहीं दे रखा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस का ये जीन पियाजे ने दिया है, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला नहीं है। मैचुरेशन ऑफ स्कीमास लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, स्कीमा के परिपक्वन से ही बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये बात भी पियाजे ने कही है। लैंग्वेज plays an important role in cognitive development of children. 4 है children learns language through a language acquisition device, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये बात नाम चॉम्स्की ने कही थी, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज 3। जी हाँ, लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि लेव बाइगोत्स्की ने कही है। तो राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम मीन जहाँ पे बच्चे पे ही फोकस की जाएगा, बच्चे की नीड्स पे फोकस की जाएगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाएगी टीचर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द टीचर यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रन बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में ऐसा नहीं होता है। सेकंड, ए टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर टू नीड ऑफ द इंडिविजुअल चिल्ड्रन, अध्यापक लचीला है और बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट, द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ही ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, जी नहीं, गलत है। फोर्थ, द टीचर सेग्रीगेट्स द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार जो है टीचर बांट देता है, सेग्रीगेशन जो है क्लास में कभी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इसका आंसर इज सेकंड। जी हाँ, अध्यापक जो है लचीला होता है, लचीला मीन बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी यूज़ करता है उसकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, और बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, इंडिविजुअल नीड्स, क्योंकि बच्चा जो है हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक बच्चा जो है अपनी अधिगम क्षमता के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सीखता है। तो राइट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट कल्चरल टूल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा, सेकंड BF स्किनर, थर्ड लेव वाइगोत्स्की, फोर्थ जीन पियाजे। तो गाइज यहाँ पे एक ही आंसर होगा जो है आपके लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की ने जो है 3 मेन एस्पेक्ट्स पे, सोशल इंटरेक्शंस, देन कल्चरल, देन लैंग्वेजेस, इन तीनों पे जो है फोकस किया है, ठीक है, कि इन तीनों का जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening developmental possibilities for all sexes is। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? जी हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें जो है जो स्टीरियोटाइपिंग मीन जो बिलीव्स, जो अवधारणाएं जो है पहले से चली आ रही हैं कि लड़का यही काम करेगा, लड़कियां यही काम करेंगी, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है कैसे जो है एक इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी से कम किया जा सकेगा, वही यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट है फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, क्या जो है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, मीन लड़कियों जो योग्य बच्चे हैं, चाहे लड़कियां हैं या लड़के, उनके अलग अलग समूह बना दो, लड़कियां एक तरफ लड़के एक तरफ, जी नहीं, इससे जो है रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है कभी नहीं हो सकती है। फॉर नेक्स्ट है फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन, क्या क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड, टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस, क्या लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना चाहिए? जी नहीं, हर किसी के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको कभी भी डिसमिस नहीं करना चाहिए एक क्लास में एक शिक्षक को। फोर्थ है टू री इन्फोर्स जेंडर रोल एज पोर्ट्रेट इन द सोसाइटी, क्या समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, मीन आप जेंडर रोल्स को, मीन जो रोल मीन लड़का ये करेगा लड़की करेगी उसको और आप बढ़ाओगे उस चीज़ को और री इन्फोर्स करोगे? जी नहीं, ये सरासर गलत है। तो सही आंसर इसका सिर्फ एक ही है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। जी हाँ, फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन, ठीक है, मीन ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों जो है बैठ के डिस्कशन कर सके किसी मैटर के ऊपर, ठीक है, ताकि उनकी एबिलिटी उस चीज़ में बढ़े। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। Next question, multilingualism in a classroom needs to be understood as dash by the teachers। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स जहाँ पे जो आपकी मल्टीलिंगुइस्टिक है इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हु कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 or 4 लैंग्वेजेस, और मोनोलिंगुअलिज्म होती है आपकी एबिलिटी टू यूज़ ओनली वन लैंग्वेज। तो अगर मल्टीलिंगुअलिज्म मीन बहुभाषी, मीन कक्षा में बहुत सी भाषा बोलने वाले बच्चे आपकी क्लास में हैं, ठीक है, या फिर एक बच्चा है जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, ठीक है, तो क्लासरूम में जो है एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे समझना चाहिए उसको उस चीज़ को। फर्स्ट है प्रॉब्लम, क्या ये एक प्रॉब्लम है, मल्टीलिंगुअलिज्म एक प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को बहुत सी भाषाएं आती है क्या उसके लिए वो प्रॉब्लम है? जी नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। ए सिस्टमेटिक इशू, क्या वो एक सिस्टमेटिक इशू है? इशू तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड है एन एसेट्स एंड रिसोर्स। 4 ए हिंड्रेंस, एक रुकावट तो नहीं है, लेकिन हाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट होगा, एन एसेट्स एंड रिसोर्स। जी हाँ, अगर एक बच्चा जो है डिफरेंट लैंग्वेज जानता है तो वो उसके लिए एसेट्स हैं और उसके लिए रिसोर्स है एक तरह से क्लास में, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है, लाइफ में उसके जो है वो चीज़ काम आएगी, ठीक है, तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसको एन एसेट्स एंड रिसोर्स माना जाएगा क्लासरूम में बाय द टीचर्स। तो राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाई, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करवा के, क्या उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे के जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवाने के लिए उनको जो है निर्देश देने चाहिए? जी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, क्या रटने पर आधारित परीक्षा देकर? जी नहीं, मेमोरी बेस्ड जो है टेस्ट तो इसमें कभी नहीं होते हैं, वो भी मेमोरी बेस्ड टेस्ट वो भी बच्चों गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए कभी नहीं, ये वाला भी गलत है। नेक्स्ट है गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। फोर्थ है गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, बे प्रश्न देना जिससे अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन तो उसको कभी नहीं देंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन आपने 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक चूज करना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन कभी नहीं देंगे, उसको देंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सही ऑप्शन इसका आपका एक ही है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डम। जो आपके गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको बिजी रखने के लिए क्लास में बच्चा जो उनकी बोरियत है उसको दूर करने के लिए जो है बच्चों को ऐसे चैलेंजिंग टास्क दिए जाएंगे और उनको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी ताकि बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार लगे रहें क्लास में। तो राइट ऑप्शन इज 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? पठन वैफल्य या पठन विकार भी इसको कहा जा सकता है। डिसलेक्सिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ऐसा विकार है बच्चे में जिसकी वजह से बच्चों को चीज़ों को पढ़ने में समस्या आती है, और जब पढ़ने में समस्या आती है तो लिखने में तो आएगी ही उनको, ठीक है। जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को पढ़ने में उनको, जैसे कि सा को बाज पढ़ रहा है, डॉग को गोड पढ़ रहा है, ठीक है गाइस। तो डिसलेक्सिया जो है एक तरह से पठन विकार है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया एक तरह से। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। सेकंड, असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम, ये गलत है। फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, कल्चर कंटेक्स्ट की बात तो यहाँ पे है ही नहीं। ए थ्रू फिजिकल हेल्थ चेकअप, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, जी नहीं। डिसलेक्सिया जो बच्चों की पहचान जो की जाती है वो सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा, जिसमें रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के बारे में एनालाइज जो है उनके एनालाइज करके जो है डिसलेक्सिया वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है। क्योंकि जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ों को लिख भी कैसे अच्छे से सकता है, तो लिखने में भी उनको प्रॉब्लम आएगी। तो राइट ऑप्शन इज 1। Next question, which of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted? मीन आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? मीन पार्शियल साइटेड मीन जिनको दिखाई तो नहीं देता लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर दिखाई देता है, ठीक है। फर्स्ट है टॉकिंग बुक्स, फेल्ड बुलेटिन बोर्ड्स, सेकंड स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स, थर्ड लार्ज प्रिंटिंग बुक्स, 4 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट्स। तो गाइज इनके लिए जो सही ऑप्शन है इसका वो आपका सेकंड है। जी हाँ, अगर जिनको बहुत ही कम दिखाई देता है, थोड़ा सा दिखाई देता है, अगर आप उनके सामने छोटे मुद्रा वाले कार्यशीट या वर्कशीट रख देंगे तो वो छोटे छोटे प्रिंटेड उनको कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप उनके सामने बोलती हुई पुस्तकें या स्पर्शी सूचना पत्र रखते हो तो ये भी ठीक है। इससे भी जो है उसको बड़ी बड़ी चीज़ें जब उसको देखेगी तो उसको देखने में जो है समस्या नहीं आएगी। बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें होगी तो वो भी इसके लिए सही है। तो जो आपके 3 डायमेंशनल मैप और चार्ट्स होंगे वो भी उसको देखने में सहायक होंगे। लेकिन जो छोटे मुद्रा वाली कार्यशीट है ये उनको देखने में जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी दे सकती है। तो राइट ऑप्शन इज 2। लास्ट क्वेश्चन, द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। इंक्लूसिव एजुकेशन गाइड जिसमें आपके नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड सभी बच्चे जो है मिलकर जो है एजुकेशन लेते हैं, उन सभी को जो है एजुकेशन इकट्ठे प्रोवाइड की जाती है। उनकी सुविधाओं के अनुसार उनको अलग से इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशन प्लान तैयार किए जाते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन का सिर्फ जो है एक ही मोटिव होता है कि सबको इक्वल और जो है सम्मान और जो है शिक्षा जो है बच्चों को प्रोवाइड करवा सके, उनको सारी फैसिलिटी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा सके। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, वही पूछा है इसमें। फर्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप। क्या जो अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करवाना, क्या उनके लिए अलग से स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात तो इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं की गई है, ये वाला नहीं है। द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल, ये सही बात है। वैसे अगले देख लेते हैं, वैसे ऑप्शन सभी पढ़ने चाहिए। थर्ड है द सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी एंड प्रोविजनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली, कि बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर उनको पृथक करना और उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन का प्रबंध करना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है मेन जो है उसका विचार नहीं है। 4 है डायग्नोस्टिक लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन, क्या बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें लेबल किया जाएगा। जी नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। तो हमारे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका सिर्फ एक ही विचार है, दैट इज राइट ऑप्शन इज सेकंड। जी हाँ, द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल, मीन जो सभी बच्चे हैं उनको नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगी। उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अलग से इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्लान है उनके अनुसार तैयार की जाएंगी, उनकी स्ट्रेटेजी उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी ताकि उनके अधिगम को बेटर बनाया जा सके। सो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये वीडियोज़? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।